Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Doubts नहीं करते? डाउट से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, 14, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 14, 15, 16, 18. Okay. फाइल ओपन कर लेता हूँ. सर हाँ, सर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी देखा था. 11 भी हो गया. Position number 247. A force of 30 Newton is inclined at an angle theta to the horizontal. If its vertical component is 18 Newton, find the horizontal component and value of theta. देखो एक फोर्स है 30 न्यूटन का, ठीक है, इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है थीटा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट है क्वेश्चन नंबर 1, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट 18 न्यूटन है, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है, ठीक है, और एंगल थीटा बताना है. तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो ये एंगल है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है a cos थीटा और वर्टिकल हो जाएगा a sin थीटा. थीटा के साथ वाला cos होता है और परपेंडिकुलर वाला होता है sin, ठीक है. तो a कितना है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a cos थीटा a sin थीटा is equal to 18. वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 18, a की वैल्यू कितनी है 30, sin थीटा is equal to 18, तो sin थीटा is equal to आ जाएगा 18/30, मींस 6 से 3 टाइम्स 6 से 5 टाइम्स, तो 3/5 कितना एंगल होता है 37 डिग्री. एंगल मिल गया 37 डिग्री, ठीक है. अब एंगल मिल गया तो मुझे a cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा a cos थीटा. a कितना है 30 into cos 37 डिग्री. cos 37 डिग्री कितना होता है 4/5, तो ये आएगा 24. सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करवाया ना मैंने. लिखना है क्या, लिखना है तो जल्दी लिखो वरना मैं हटाता हूं. हेलो सर. हाँ, तो मैंने ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, फिर उसका कॉस थीटा आकर फिर बाद में 90 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऐसा क्यों किया, लेकिन सिंपल तरीके से करो ना.
ये सिंपल मेथड जैसे मैंने बताया। ठीक है, हमें कंपोनेंट पता लेना आना चाहिए बस। ये a है तो ये cos थीटा होगा, ये sin थीटा होगा, थीटा के साथ वाला cos होता है और परपेंडिकुलर होता है sin, क्योंकि sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस वाला कंपोनेंट हमेशा cos लो और परपेंडिकुलर वाला हमेशा क्या लो, sin। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, the angle theta between directions of force A and B is 90 degree, where A is 8 dyne and B is 6 dyne. If the resultant R makes an angle alpha with A, then find the value of A. अभी तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये A कितना है, 8 dyne, ये B कितना है, 6 dyne। इसका रिजल्टेंट जो है इसके साथ एंगल अल्फा बनाना है, तो अल्फा में निकालना है। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन बेस कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 37 डिग्री। ये सब जितने भी डाउट पूछे उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की क्या मेरी? ये इतने सर पर वो तो डायन में लिखा है ना, तो डायन का कन्वर्जन नहीं करेंगे क्या? अरे एंगल पूछा है भाई, एंगल होता है रेशियो, तो डाइन से डाइन कट नहीं हो जाएगा क्या? एंगल तो डिग्री में होता है ना। हाँ सर। रेशियो निकालोगे तो रेशियो तो साइड्स का मैग्नीट्यूड पुट करोगे ना, न्यूटन में कन्वर्ट करके न्यूटन से न्यूटन कट हो जाएगा। आंसर तो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 व्यू पर जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, x and y component of a vector are 4 मीटर and 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो a वेक्टर का, ये a वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट है 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a को 4i के प्लस 6j के, ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Then the x comma y component of vector a plus b are। अब एक वेक्टर है a plus b, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है 10 और y कंपोनेंट है 8। x कंपोनेंट कितना है 10 और y कंपोनेंट है 9। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a plus b वेक्टर इज इक्वल टू 10i के प्लस 9j के, ऐसे लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Find the length of b and angle b max with the x axis। So पहले तो b वेक्टर निकाल लो। अब हमें पता है a वेक्टर इतना है, तो b वेक्टर a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो b वेक्टर आ जाएगा, b वेक्टर क्या आएगा 10i के प्लस 9j के माइनस a वेक्टर। अब a वेक्टर की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में वो पुट कर दो, तो b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 10i के प्लस 9j के माइनस 4i के माइनस 6j के। तो b वेक्टर कितना है, 10 में से 4i गया तो कितना बचा 6i, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3j। ये b वेक्टर है। अब इसकी लेंथ पूछी, तो लेंथ होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 45। इट मींस 3√5। और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है पूछा है, तो एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये b वेक्टर है, इसका x में कंपोनेंट है 6, इसका x में कंपोनेंट है 6 और y में है 3, तो यहाँ 3, तो ये एंगल पूछा है x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ एंगल पूछा है, तो tan थीटा क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है y वाला, और बेस कौन सा होगा ये 6, तो 3/6 मतलब 1/2, तो थीटा कितना आया 30। tan इनवर्स 30 क्यों आया,
tan इनवर्स 1/2 आया ना, यहाँ साइन छोड़ना है, साइन थीटा होगा तो 30 डिग्री आता, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू नहीं पता मैं कितना डिग्री होता है तो ऐसे लिख दो, ये 30 डिग्री थोड़ा होता है। लिख लो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 7। हटा दो। यस सर। सेवंथ के बाद 10th, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, सबसे पहले तो नॉर्थ ये बना लो इधर साइड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सो नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है, ठीक है। व्हेन इट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, देखो पहले से नॉर्थ की तरफ जा रही है, सो ये बोल देता हूं v1 है कितना है 50 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 50 जेकेप, ऐसे बोल सकता हूँ ना 50 जेकेप। अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया? हाँ सर। When it turns left through 90 डिग्री, अब 90 डिग्री से लेफ्ट हो गई ये कार, इधर हो गई लेफ्ट, मतलब किस तरफ हो गई, वेस्ट की तरफ। With if the speed remains unchanged, तो इधर भी ये v2 कितने से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर है 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। इस v2 को मैं लिख सकता हूँ -50 आई कैप, -50 i के, -50 i के। आपसे पूछा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इन द टर्निंग प्रोसेस, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे बोलते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1। फाइनली वो वेस्ट में जा रही है तो -50 i के, और इनिशियली वो नॉर्थ में जा रही थी तो माइनस तो फॉर्मूला का है, v1 था 50 jk, तो 50 jk। ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, चेंज, ये जो वेक्टर आया चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर है, ये -i कैप में भी है और -j कैप में भी है, मतलब ये वेस्ट में भी है और साउथ में भी है ना। -i कैप किधर होता है, इस तरफ, -j कैप किधर होता है, साउथ की तरफ, और दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, साउथ वेस्ट की तरफ, है ना। और इसका कितनी स्पीड से जा रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, सो अंडर रूट ऑफ -50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, तो चाहो आप माइनस मत लिखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर दो तो भी आंसर आएगा। हेलो सर। हाँ सर मेरा वाईफाई चला गया था। अब आ गया, हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग के लिए वो वापस लीजिए। फिर से करता हूँ। तो मोबाइल हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ। सो -50 का स्क्वायर
2500 plus 2500, सो ये हो जाएगा √5000। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 50 √2 आएगा ना, 50 √2। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन में आप देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं है अंदर। ऑप्शन में अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो आंसर क्या आएगा इसका? ऐसे लिखेंगे हम डेल्टा वी वेक्टर को 50 √2 किलोमीटर पर आवर की तरफ के स्पीड से जा रहा है और किस तरफ जा रहा है? साउथ वेस्ट। या तो ये आंसर हो सकता है ऑप्शन में आई कैप जे कैप में, नहीं तो फिर आपको ऐसे एंगल निकाल के और ऐसे लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, साउथ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। ऐसे भी क्लास में भी कराया था ना मैंने। सर हेलो पर अगर सर। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे सर हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि वो नॉर्थ में जाके लेफ्ट में मुड़ा तो उसकी डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, वो किस डायरेक्शन में हुई और कितने से हुई? तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ता है। जैसे भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, तो एक्सेलरेशन निकालने का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, सो ये करना पड़ेगा, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, ये आया चेंज इन वेलोसिटी, अब इसमें टाइम पे डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, समझ में आया? हाँ सर। इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना तो सीखो, तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा। अब इसमें टाइम पे डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये जो कार जो है ये नॉर्थ में जाके वेस्ट में चलेगी, इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? 50 √2 हुई। और किस डायरेक्शन में हुई? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट देख लो। हेलो सर। हाँ, सर मैंने 2a sin θ/2 से किया है। हाँ उससे भी कर सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, उससे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्शन निकालने में हो सकता है दिक्कत आएगी आपको। सो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। बता दो। सर 2a sin θ/2 से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको डायरेक्शन के लिए तो ये करना पड़ेगा, नॉर्थ में फिर वेस्ट में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? v2 माइनस v1, तो आई कैप जे कैप में लिखो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो उससे कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए तो पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वेस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। सो साउथ वेस्ट, जो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। और सर tan थीटा भी 1 आएगा तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं ना? हाँ उसी को आया है। tan थीटा कितना आएगा? 50/50 1, तो थीटा कितना आया? 45 डिग्री। इट मींस ये एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब साउथ वेस्ट, एकदम बीच में से जा रहा है। हटा दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, which of the following sets of displacement might be capable of bringing a car to its returning point? देखो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के पहले इतना किलोमीटर चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, क्या ये वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा? तो इसका एक तरीका याद रखो कि स्टार्टिंग के अगर 3 डिस्प्लेसमेंट का सम लास्ट वाले से ज्यादा है, स्टार्टिंग के अगर 3 डिस्प्लेसमेंट का सम लास्ट वाले से ज्यादा है तो वो 0 हो सकता है। अगर कम है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में पहले 5 चला, फिर 10 चला,
फिर 30 चला एंड देन 50 चला। सो इन तीनों का सम कितना है 45, इट इज लेस देन 50, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये मान के देखो अगर वो सीधे सीधे चल रहा है, पहले 5 चला फिर 10 चला फिर 30 चला, तो यहाँ पे कितना चल गया 45। अब अगर वो मुड़ जाता है तो मुड़ के वो कितना 50, मुड़ के कहां तक जाएगा 50, तो 0 नहीं होगा, समझ में आया। सो फर्स्ट 3 का सम किसमें फर्स्ट 3 का सम लास्ट वाले से ज्यादा है, बताओ कौन सा ऑप्शन में? डी। बी में देखो 5 9 5 14 प्लस 9 23 इज ग्रेटर देन 60। देखो सी में भी कम है लास्ट वाले से तीनों का सम, और डी में भी कम है, सो ऑप्शन आएगा इसका बी, ठीक है। कंसेप्ट याद रखो कि फर्स्ट 3 का सम लास्ट वाले से ज्यादा होना चाहिए, तो वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। 11 के बाद 14 15 14 15 16 14 given a plus b plus c vector is equal to 0। देखो a वेक्टर प्लस 3 वेक्टर का सम 0 है, तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स a b and c are of a b and c are of out of 3 वेक्टर्स, ये मैं इसमें दिख नहीं रहा है यार, देखो मैं पूरी शीट ओपन कर। Out of the 3 vectors a b and c, 2 are equal in magnitude, दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लेते हैं a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। and the magnitude of third vector is √2 times, थर्ड वेक्टर ये c है, ये √2 टाइम्स ऑफ a के मैग्नीट्यूड के है, तो √2 टाइम्स ऑफ b के मैग्नीट्यूड के भी होगा, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर, तो इन तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, और ये भी बताया है तीनों वेक्टर का सम 0 होता है। अब देखो इसको ऑप्शन वाइज देखो, ठीक है, ऑप्शन वाइज देखो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको 90 135 135, तो अगर मैं a और b को 90 डिग्री पर बनाता हूं, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, ये एंगल है 90, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, देखो है ना, मान लेते दोनों का मैग्नीट्यूड है x, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है x, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी a वेक्टर की, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी b वेक्टर की, ठीक है। तो c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ x, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ पहले मैं a और b को ऐड करूंगा तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, a और b को ऐड करूंगा तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा 45 एग्जैक्ट 45 मिडपॉइंट, √2x ही आएगा, x और x का रिजल्टेंट कितना होगा 90 डिग्री पर है, √2x होगा, पाइथागोरस लगा दो, ये x ही x तो ये √2x, ठीक है। अब c वेक्टर जो है वो c वेक्टर भी √2x है, c वेक्टर भी √2x है, और c वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से है कि वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को कैंसिल कर रहा है, देखो हाँ तो ऑपोजिट होगी रिजल्टेंट के, हाँ अपोजिट होगा, इसको इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये है ना c वेक्टर, यस, तो दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो माइनस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इधर होगा, तो
तो ये होगा c वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड भी √2x है, तभी तो 0 हो गया सम, तभी तो 0 होगा। ये a प्लस b को ये कैंसिल कर रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स है, तो अब एंगल मिल जाएगा। ये इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। 90 + 45 तो ये 45 होगा। 135। तो a और b के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, देन b और c के बीच में एंगल कितना, ये 90 + 45 135 डिग्री, और c और a के बीच में एंगल कितना, ये भी 135 डिग्री। समझ में आया क्या? नहीं सर, आपस समझाना एक बार। हाँ फिर से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, a + b + c = 0, ये क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में ये गिवन है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a = मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। और ये डायग्राम बना लिया, ये x का ये भी x और ये भी x को 90 डिग्री पे बना लिया मैंने ऑप्शन देख के, ठीक है। तो ये x और ये x 90 डिग्री। क्वेश्चन में ये गिवन है कि c का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ a है और √2 टाइम्स ऑफ b, दोनों के मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स है, तो c का मैग्नीट्यूड होगा √2x। अब सबसे पहले मैंने a और b को ऐड किया क्योंकि मुझे पता है तीनों का सम 0 होता है, तो पहले तो a और b को ऐड किया, फिर c बार में ऐड कर दो, तो a और b का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा 45 डिग्री पर आएगा, क्योंकि ये x तो बीच में से आएगा, तो कितना आएगा, ये x और ये x, तो ये कितना होगा √2x। तो और मुझे पता है c वेक्टर = माइनस ऑफ a + b वेक्टर क्योंकि इक्वल टू 0, तो c की जो डायरेक्शन होगी वो a + b के जस्ट अपोजिट होगी, तभी तो 0 हो जाएगा। टोटल a + b + c तीनों 0 कब होगा, जब ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि a + b तो ये है, इसमें आप c इस तरफ लगाओगे तभी तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल करेगा, इन दोनों के सम को ये कब कैंसिल करेगा, जब अपोजिट होगा। तो एंगल आ गया ना, ये 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये भी 135, अपोजिट डायरेक्शन में लो सी वेक्टर। आगे समझ में? जिसको हाँ, डाउट सर। आ गया लिखो। सर डन। Vector A is of length 2 cm and 60 degree above the x-axis in the first quadrant. So x-axis से 60 degree पर A वेक्टर है और इसकी लेंथ है 2। Vector B is of length 2 cm and 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. ये x-axis है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी 60 डिग्री पर है। बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी 2, ठीक है। द सम a + b, तो a + b हमें निकालना है, तो दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो या तो देखो दो मेथड बताता हूं इसमें, एक तो जो तुम्हें डायरेक्ट सिंपल समझ में आ जाएगा कि a वेक्टर क्या होगा, इसके a वेक्टर के कंपोनेंट लोगे आप, तो ये वाला आएगा a cos 60 और ये वाला आएगा a sin 60, इसके कंपोनेंट लेंगे ना, तो ये वाला क्या आएगा a cos 60 और ये आएगा, अब a की वैल्यू कितनी 2, तो 2 ही लिख देता हूं ना, ये वाला कंपोनेंट आएगा 2 cos 60। कंपोनेंट लेना आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, थीटा के साथ वाला आता है cos, परपेंडिकुलर वाला होता है sin, तो ये 2 हो जाएगा 2 cos 60 और ये हो जाएगा 2
sin 60। वैसे इस 2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका भी 2 cos 60 होगा और ये वाला कंपोनेंट होगा 2 sin 60। अब देखो 2 sin 60 से 2 sin 60 कैंसिल हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? यस इस सर। A वेक्टर का एक कंपोनेंट प्लस j कितना आया और B वेक्टर का एक कंपोनेंट माइनस j कितना आया, तो कैंसिल कर देंगे ना, दोनों ऐड करेंगे तो यस समझ में आएगा। और ये दोनों वेक्टर प्लस i कितना है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। इसको भी आप प्लस i के में लिखोगे, इसको भी प्लस i के में लिखोगे, तो a प्लस b वेक्टर क्या है, 2 cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 है ना, सो 2 into 1/2 1, तो ये 1i के प्लस ये भी 1i के, तो ये आ जाएगा 2i के। समझ में आया क्या? इस 2 मीटर इन x एक्सिस, ये आएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 along x axis, ऑप्शन बी। हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चंस को काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 21 क्वेश्चंस में से तुम 11 मतलब आधे क्वेश्चंस डाउट पूछते हो। इट मींस रेजोनेंस की जितनी भी शीट्स है 50% यही सॉल्व होने वाली है। ऐसे करने वाले हो क्या पूरे सेशन? अगर इतने डाउट्स को तुम्हें यहाँ बताने लग गया तो सिलेबस नहीं होने वाला 2 साल तक। पहले से सुन लो, 11th का होगी। कितनी शीट्स है पता है, कितनी सारी एक्सरसाइज है? एक 2 बार तो ऐसा हुआ कि पूरा लेक्चर डाउट में चला गया डिस्कशन में, वो भी इतनी सिंपल। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, वो सिंपल है। आगे तो खुद से ट्राई करो एक बार। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो या तो तुम्हारा नेट बंद हो गया था या तुमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो एक बार पढ़ लो उसको फिर सोल्व करो। इस चैप्टर में से डाउट आने ही चाहिए। ये आज तो मेरे भी 50% ही आए, कभी-कभी तो तुमने सारे क्वेश्चन भी पूछे। ठीक है, तो ये हैबिट चेंज करो। ऐसे नहीं होती आईटी जेई की पढ़ाई, पूरा डेडिकेशन के साथ सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं यही आया तो छोड़ देता हूं, पूछ लूंगा क्लास में, फिर तो वो बाद में भी नहीं आएगा, दोबारा भी नहीं आएगा। जब तक तुमसे खुद से नहीं हो रहा है तब तक मत छोड़ो उसको। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब वही क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराता हूं, उसी तरह के क्वेश्चन है सारे। हटा दूं? इसके बाद Six forces 9.81 न्यूटन ईच, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। 6 फोर्स है टोटल, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर कोप्लानर, और सब एक ही प्लेन में। कोप्लानर का मतलब क्या होता है? सब एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और कोप्लानर है मतलब सब एक ही प्लेन में। ठीक है, द एंगल्स बिटवीन नेबरिंग फोर्सेस आर इक्वल। अब उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। देन द रिजल्टेंट इज, तो रिजल्टेंट 0 होगा। देख के समझ में आएगा, डायग्राम बना लो। 6 फोर्स है, तो जैसे मान लो एक फोर्स ये, ठीक है, एक फोर्स ये, 6 फोर्स है ना, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 60 पे लग रहे होंगे। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स।
1 2 3 4 into 5 60 is 60 तो 60 एक 4 से ये हो गया 120 तो थर्ड ये आया 180 240 300 ठीक है ये ऐसे लग रहा है। अब इन सब का सम पूछा है, इन सब का सम पूछा है तो सब का सम इक्वली 9.8 ये सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है 9.81 9.81 और डायरेक्शन देखो इसकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल कर देगा ये इसको कैंसिल कर देगा ये इसको कैंसिल कर देगा तो टोटल कितना आएगा सारे अपोजिट लग रहे हैं ना इक्वल एंड अपोजिट तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 0 आगे समझ में हटा दो डायग्राम सिंपल है हाँ सर 16 के बाद 70 नहीं ना 80 which of the arrangement of the axis in figure can be labeled right hand coordinate system right hand coordinate system क्या होता है देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं अब वैसे तो एडिशन कोई काम का नहीं पर फिर देख लो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें तीनों एक्सिस आपकी जो इच्छा हो मान सकते x y z ठीक है ये राइट हैंड जो हम यूज करते हैं वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है जैसे मैंने माना ये x मानते हैं ठीक है ये y मानते हैं z मानते हैं ऐसे करते हैं ये x ये y और ये z ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेफ्ट ये हो जाएगा अब जैसे ये x है ये y है ये z तो ये x ये y ठीक है ये थंब y और ये z तो हम ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं लेफ्ट वाला राइट वाला करते हैं ना z एक्सिस हाँ मतलब डायग्राम लेफ्ट वाला राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हां अच्छा हाँ, ये लेफ्ट वाला ये है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट तो ये वाला यूज करते हैं अब इसमें हाँ, पूछ रहा है कि कौन-कौन से राइट वाला है कौन-कौन से राइट वाला है अब एक दो मैं करके बता देता हूं बाकी तुम करते रहना ये कोई वैसे ज्यादा कोई काम का क्वेश्चन नहीं ठीक है जैसे ऑप्शन फर्स्ट है y किधर आ रही है अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके ऑप्शन के हिसाब से जमा के देखो अगर सही लग रहा है तो सही है ये फर्स्ट ऑप्शन है x y z अब देखो ये थंब z मान लो ठीक है ऐसे है ये x और ये y देखो जम रहा है ये तीनों ऐसे भी दिखा रहा है इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझ में आया क्या देखो y बाहर आ रही है x इधर और z इधर ऊपर ये z ये x और ये y सबको दिख रहा है सब हाँ सर तो ऐसे ढूंढना है तुमको अब सेकंड वाला देखो सेकंड वाले में x इधर है अब अगर मैं इसको u कर दूं ये ऊपर ये z था ना इसको मैं u कर दूं तो देखो सेकंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये x ये z और ये y सेकंड बन रहा है देखो समझ में आया कि नहीं आया समझा सर। हाँ सर तो ये राइट हैंड का यूज करके इससे मैच हो रहा है ना तो ये सब राइट हैंड वाले जिनमें ये सब मैच हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया x ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के और राइट हैंड की तीन फिंगर्स हम यूज एक थंब और ये दोनों फिंगर्स x y z और ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन बता रही है ये तीनों क्या बता रही है पॉजिटिव डायरेक्शन तो आप इसको किधर भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो जनरली हम ये वाला मानते हैं सॉरी ये वाला मानते हैं ठीक है ऐसे करके बनाते हैं ना अभी जो बनाया था 18 के बाद हो गया क्या सारा 21 है ना let and be two null vectors such that 21 a plus b
is equal to a minus 2b. दो वेक्टर है, दोनों नॉन नल वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ a by b. तो a by b की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन में जो जो वैल्यू दी है वो हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो a plus b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a square plus b square plus 2ab cos theta. ये होगा ना? हाँ, यस सर। और a minus 2b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a square plus minus 2b का स्क्वायर मतलब 4b square minus 4ab cos theta. ये होगा ना? समझ में आया क्या? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. समझ में आया मैग्नीट्यूड निकालना? वही वाला फॉर्मूला अंडर रूट वाला, पैरेललोग्राम लो वाला. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट भी हट जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट जाएगा. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इसको उधर ले जाओ तो ये बचेगा 6ab cos थीटा, और इसको इधर लाओ तो इधर बचेगा 3b स्क्वायर. एक b से एक भी कैंसिल, तो यहाँ 3 से 2 टाइम्स, तो ये a अपॉन b आ गया. a अपॉन b कितना आया? यहाँ से ये आया 1/2 cos थीटा. 1/2 cos थीटा. अब ऑप्शन वाइज देखना है. मुझे बताओ cos थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1. -1 से 1 होती है ना? यस सर. तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप पुट करके देखो तो इसके लिए एक रेंज आएगी, उसके बीच वाले आंसर सब सही है. तो जैसे ऑप्शन फर्स्ट है, क्या इसकी वैल्यू 1/4 हो सकती है? a by b की वैल्यू 1/4 हो सकती है? नहीं. 1/4 कब होगी? जब cos थीटा हो जाए 2. अगर cos थीटा हो जाए 2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4. यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करके देखो. और cos थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? नहीं. cos थीटा की जो -1 से 1 ही होती है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है. 1/4 इसका आंसर हो ही नहीं सकता. समझ में आया क्या? यस सर. यस सर। ऑप्शन सेकंड है cos थीटा की ये वाली वैल्यू 1/8 हो जाए. ये कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू 4 हो जाए, तो ये हो जाएगा 1/8. क्या cos थीटा की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. ये भी गलत है. ऑप्शन सी कि ये वाली वैल्यू हो जाए 1. ये वाली वैल्यू क्या हो जाए? 1. तो ऐसा कब होगा? ये 1 हो जाए जब cos थीटा की वैल्यू हो जाए 1/2. तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1. तो cos थीटा 1/2 हो सकता है. 60 डिग्री होता है ना इसके बीच में. तो ऑप्शन सी सही है. ऑप्शन डी कि ये वैल्यू हो जाए 2. ये 2 कब होगी? जब ये हो जाए 1/4. cos थीटा की वैल्यू 1/4 रखो, 2 आएगा आंसर. हाँ सर. तो ये भी सही है. वो भी सही. ठीक है, हो गए सारे डाउट्स? और कुछ तो नहीं बचा? लिख लो. डन सर. हो गया? यस यस सर. रुको सर, 2 मिनट रुको.
ओके सर। एक सेकंड। सो रेक्टिलिनियर मोशन चल रहा था, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी तो जैसे स्पीड होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड निकालते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, जैसे वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो ये स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर लिखो। इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ट्रैवल्ड बाय के बाद क्या है? क्या ट्रैवल्ड बाय के बाद क्या बोला? बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। देन लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। सर रिपीट करो ना, इधर नेट अटक रहा है मेरा थोड़ा। It is a displacement traveled by a body per unit time. Displacement traveled by a body per unit time. हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसकी यूनिट्स लिख लो। यूनिट्स वही होगी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब यूनिट्स होती हैं। अब देखो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन मतलब जैसे मैंने बोला वो ईस्ट में चल रहा है, फिर नॉर्थ में हो गया, फिर साउथ में हो गया, तो वो डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी में वेग के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज चेंज हो जाए तो क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? यस सर। जैसे मैंने बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज। डाउट है क्या?
जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद सम एक्सेलरेशन। जैसे पार्टिकल सीधे सीधे चल रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर मान लो यहाँ पर हो गई फिर से 25 मीटर पर सेकंड। सो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो सिर्फ तो मुझे बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही ना? पहले थी 20 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, फिर हो गई 25 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, फिर हो गई 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। मतलब डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, वेलोसिटी को हम बोलते हैं v वेक्टर, ये सिंपल होता है इसका। पुढची ओली झाली क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मान लो मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, लेक्चर है ते 9:30 वाजेपर्यंत ना. यार म्यूट हो जाओ। माझी वरतून नाही कापायची आहे. अभी मैंने फर्स्ट केस बताया सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी चेंज होना चाहिए। तो भी हो जाती है। जैसे मान लो पार्टिकल इस तरह की पाथ में चल रहा है विद सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, हो रही है और ये ना। हाँ सर। यस सर। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया सबको? सो वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी तो चेंज होगी, या सिर्फ मैग्नीट्यूड कोई भी एक चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, या फिर सर्कुलर मोशन होगा जैसे विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसमें क्या कांस्टेंट है? स्पीड तो कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ही होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड ही होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो देखो स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन तो कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है ना। यस सर। समझ में आया? सो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर दोनों चेंज हो जाए तो फिर तो होना ही। जैसे इस केस में देखो, वही दोनों केस वही बता रहे हैं। जैसे यहाँ हो गई 10, फिर यहाँ हो गई 3, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ 5 थी, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 8 हो गई। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो पक्का चेंज ही हो रही है। सो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन तो होती है सर्कुलर मोशन में। तो अब मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी को अगर हमें कांस्टेंट रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? पार्टिकल सीधे सीधे चल रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, और स्पीड भी कांस्टेंट है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। इस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, वेन पढ़ेंगे बाद में एक्सेलरेशन। बाकी सब केस में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। ओनली जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तब उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? हाँ सर। तो टॉपिक लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टॉपिक लिखो सर ये ड्रॉ करना है क्या? चलो। टॉपिक क्या बोला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
लिखो when velocity of the particle change with time. When velocity of the particle does not change with time, then this velocity is called uniform velocity. Then this velocity is called uniform velocity. लिखा है तक? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा? ओनली इस केस में it is possible only when particle moves in straight line. Particle moves in straight line. ये डायग्राम बनाना है यहाँ पर इसके नीचे. It is possible only when particle moves in straight line with constant speed. With constant speed without reversing its path. Without सीधे सीधे चलना है. डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी है, स्पीड भी चेंज नहीं होनी है. विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ. उसके बाद क्या बोला? क्या आर्टिकल मूव्स के बाद क्या बोला? फिर से सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ. मतलब मुड़ के वापस नहीं आना है, तो वेलोसिटी चेंज होएगी. क्योंकि ईस्ट में जा रहा था तो वेस्ट में जाना लग जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज होगी ना. सो इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लिख लो. देख लिया? हाँ सर. यस सर. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. और वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मींस स्पीड, और ना ही डायरेक्शन चेंज हो. समझ में आया? एक लाइन में लिख लेना, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. या फिर ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर सेम थिंग. समझ में आया? जैसे मैंने बोला मैं 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट पे जा रहा हूं, तो बताओ मेरी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो वो मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड हुआ ना. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर सेम थिंग. ऐसे लिख लो. ये सब बेसिक है, ये सब आगे काम में आएंगे आपको, ढंग से समझना. ठीक है? लिख लिया तक? Yes, sir. Yes sir. अब लिखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें क्या लिखेंगे? सेम डेफिनेशन है, डज नॉट आ जाएगा, चेंजेस विद टाइम आ जाएगा. व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद टाइम. व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी with time, then it is known as non-uniform velocity. समझ में आया? Yes, sir. अब इसके कितने केस पॉसिबल है? कितने केस बताए मैंने? 3 है ना? लिखो इट इज पॉसिबल इन 3 केसेस. इट इज पॉसिबल इन 3 फॉलोइंग केसेस.
केस Sir, it फर्स्ट is लिखो, possible in 3. केसेस टोटल 3 केस होते हैं ना, एक में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक में डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक में दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट लिखो, only magnitude ब्रैकेट में लिख लो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, only magnitude ब्रैकेट में लिख लो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। अब इसके नीचे डायग्राम बना लो, डायरेक्शन सेम है, only magnitude चेंज हो रहा है। बना लिया, only magnitude Yes, sir. ब्रैकेट में लिखना स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। डायग्राम बना लो, इसके बाद लिखो सेकंड केस क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। Direction changes. only direction of the particle is changing, only direction of the particle is changing। इसमें क्या डायग्राम बनाएंगे, इसमें वो दोनों डायग्राम बनाए, एक तो ऐसा बनाया था, इस पे पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड है, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बना लो, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड है, पर डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। देखो हमें डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, सीधे सीधे चल रहा है तो हमें पता है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, किसी भी एंगल में। बट अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करते हुए चल रहा है तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, टेंजेंट लेके, टेंजेंट, जहां पर भी वो चल रहा है वहां पर टेंजेंट लो, वो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन होती है उस इंस्टेंट पर। लिखवा दूंगा मैं पॉइंट में, जैसे मैंने पूछा यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगी, ये इस पाथ पर यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंजेंट ये है तो इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देता है। किसी भी पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पर, वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैंने टेंजेंट की ड्रॉ की, जैसे ये ईस्ट में, ये साउथ में, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में। किसी और पॉइंट पर देखेंगे तो ये मान लो ये ईस्ट और नॉर्थ दोनों में आ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो टेंजेंट हमें पार्टिकल की डायरेक्शन पता करनी है, तो किसी भी पाथ पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो देखो दोनों केस में क्या चेंज हो रहा है, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन की चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। मोटे का चलो दोनों केस में क्या स्पीड कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, बस स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। सो स्पीड दोनों केस में कांस्टेंट है बट वेलोसिटी दोनों केस में चेंज हो रही है। समझ में आया? सो दिस इज केस 2 और इस सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लेना पूरा।
डन सर। डन। डन। केस 3 क्या होगा? both हाँ must be बोलो। changed. डायरेक्शन बोथ चेंज। केस 3 लिखो। when both magnitude and direction of the particle is changing, मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। when both magnitude and when both magnitude and direction of the particle is changing, इसके दो एग्जांपल बताता हूँ। एक तो ये वाला जो तुम्हें पता है, लिख लिया सबने? Yes sir. Yes, sir. when both magnitude and direction of the particle is changing, देखो जैसे मान लो ना 10 मीटर पर सेकंड है, या 5 हो गया, या फिर से 10 हो गया मान लो, या 3 हो गया, तो स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये कौन सा केस है? केस थर्ड। तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही, दोनों हो रहे चेंज। एक और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही केस है, केस 3। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं? ये ऐसे थ्रो करते हैं तो पार्टिकल ऐसे आके गिरता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम ऐसे स्टोन को थ्रो करते हैं तो ये बात होता है ना उसका पैराबोला। यस सर। अब इसमें देखो डायरेक्शन तो सबको दिख रहा है चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो सबको दिख रहा है चेंज हो रही है डायरेक्शन। यस सर। यस सर। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है ना वो स्लो होता जाता है, जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वो स्लो, उसकी स्पीड कम होती है, फिर जैसे फिर नीचे आता है तो फिर से बढ़ती है। समझ में आया क्या? यस सर। तो दोनों चीजें होती है इसमें, लिखो। NUCM का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Done, sir. डन सर। लिख लिया? हटा दो। यस सर। तो हमने नहीं सर। वेलोसिटी में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा। ये समझते समझते में पता लगा कि किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन बतानी हो तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट भी लिख लो। ये हटा दो, फिर मैं बोलता हूँ पॉइंट। हटा दो ये। यस सर। Yes sir. यस सर, अभी जा रहा हूँ। लिखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट tangent at any point in the motion of any moving particle, tangent at any point in the motion of any moving particle gives the direction of velocity, gives the direction of velocity. Tangent at any point in the motion of moving particle, tangent at any point in the motion of moving particle gives the direction of velocity. एक डायग्राम भी बना लो। किसी भी पॉइंट पे मुझे जैसे यहाँ पर बताना है तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर बताना है तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर बताना है तो ये डायरेक्शन है। ये जैसे ये ईस्ट मान लो, ये नॉर्थ ईस्ट मान लो, ये साउथ ईस्ट मान लो, ठीक है? ये डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, डायरेक्शन मिलेगी। समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, वैसे एवरेज वेलोसिटी।
मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी कब निकालेंगे? तब निकालेंगे जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। जैसे मैंने बोला पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं यही सर। तो है। नो तो सर। एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं? जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 केस हैं टोटल। कितने केस है? 3। 3 केसेस। इस तीनों केस में एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि एवरेज स्पीड कब निकाल सकते हैं? जब स्पीड चेंज होगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब मैंने पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या वो भी 10 मीटर पर सेकंड है क्या? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 10 ही होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक राउंड में पूछा, इसने एक राउंड लगाया 10 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज स्पीड तो 10 आया बट एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। क्यों आएगा? वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, कैसे कैलकुलेट किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ओके। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। जैसे एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल। अब यहां से चला और यही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का भी 0 ही आएगा। हाँ सर। अरे समझ में आई बात? हाँ सर, समझ गया समझ गया। सबको आई? एक दो की आवाज आती है मुझे, बाकी का पता नहीं लगता है। यस सर, समझा। और सर्कुलर मोशन छोड़ के यस सर, ऐसा समझा। होगा। यस सर। यस सर। तो देखो दोनों एग्जांपल देखो, मतलब ये एग्जांपल देखो, इसमें मैं अगर पूछूं वन राउंड में एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो आएगी 10 मीटर पर सेकंड, बट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का साइन ये होता है ना। अच्छा, आज कोई दो लोग नए ज्वाइन करने वाले थे, आए हैं कि क्लास में? 0 है। कौन कौन आए हैं? नाम बताओ अपने अपने। किसी ने बोला ना नए नए आए, नाम बताओ, मुझे कुछ बोलना है उनको, जल्दी बताओ। अरे मैंने पूछा कोई नए स्टूडेंट आए हैं क्या आज, जिनकी पहली क्लास है? ओके, नए आए हैं। चलो ठीक है। सो एवरेज स्पीड 10, एवरेज वेलोसिटी 0। समझ में आया क्यों? यस सर। क्योंकि एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं देखना कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी भी उतनी होगी, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके। समझ में आया? जैसे हाफ राउंड का बताऊं मैं, कि हाफ राउंड यहां से चला पार्टिकल और यहां आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यहां से यहां तक गया तो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ 2r, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2r अपॉन t। ऐसे निकालेंगे हाफ राउंड। समझ में आया क्या? यस सर। तो टॉपिक लिखो एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको ये बताया कि एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं? जब वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होने के 3 केस हैं, तो तीनों केस में एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। समझ में आया? हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। लिखा है तक? अब देखो हमने एवरेज स्पीड में जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ भी पॉसिबल है। ओनली वहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा है क्वेश्चन में। मैंने बताया था ना कब अरिथमेटिक मीन निकालना है, कब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। जब टाइम इंटरवल इक्वल हो तो अरिथमेटिक मीन निकालना है, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। वो सारे क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, तो वो वाले टाइप के तो हम करेंगे। समझ में आ गया? उन क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, स्पीड की जगह वेलोसिटी गिवन होगी तो एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे। सो सब सेम आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। जरूरी नहीं सेम आंसर आए। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, एक पार्टिकल ए से बी 10 मीटर पर सेकंड से गया और बी से ए 15 मीटर पर सेकंड से आया। एवरेज स्पीड आया था 12 मीटर पर सेकंड। याद है? हाँ यस ए सर। से गया और बी से ए 15 से आया। एवरेज स्पीड आया था 12 मीटर पर सेकंड। बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 0 आएगा। तो वहां पे निकालना नहीं है सॉल्व करके कि 12 भी होगा ऑप्शन में 12 भी होगा, 0 भी होगा और 12.5 भी होगा। कुछ लोग तो 10 + 15/2 भी कर सकते हैं कि सर ने बताया था अरिथमेटिक मीन करना है। तो सर ने ये भी बताया था कि अरिथमेटिक मीन कब करते हैं, जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। उस क्वेश्चन में टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो किसी का आंसर 12.5 आएगा, ये भी ऑप्शन में, तो वो गलत हो गया। कोई ज्योमेट्रिक मीन निकालेगा 2/1/10 + 1/15 के सर ने बताया था कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, ए से बी भी सेम डिस्टेंस, बी से ए भी सेम डिस्टेंस, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं ऐसे। तो वो सोल्व करेगा, उसका आंसर आएगा 12। ये भी गलत है। अरे ये सब करना ही नहीं था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 0। तो टाइम भी वेस्ट होता है और आंसर भी गलत आता है, इसलिए परफॉर्मेंस मार्क्स कम आ जाते हैं एग्जाम में। समझ में आया? जिसने सही किया होगा उसका टाइम भी बच गया होगा और आंसर भी सही आया, तो मार्क्स में भी डिफरेंस आया और टाइम में भी डिफरेंस आ गया। वो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेगा उस टाइम में। तो ऐसी गलती से हमें बचना है, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब इसमें वो वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो जो कौन से करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, a particle is moving along a circular path। क्वेश्चन लिखो, a particle is moving along a circular path with speed 10 meter per second। सर रिपीट करो ना। A particle is moving along a circular path। एक सर्कुलर पाथ में स्पीड पार्टिकल चल रहा है with speed 10 meter per second। सर पाथ के बाद क्या बोला? with speed 10 meter per second। चलो क्वेश्चन मत लिखो, तुम तो ऐसे डायग्राम बना लो। एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है with speed 10 meter per second, कांस्टेंट है। Calculate average velocity in half revolution। Calculate average velocity in half revolution। Calculate करो। 2r/t। आंसर बताओ ना।
हाफ रिवोल्यूशन मतलब हाफ रिवोल्यूशन में यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम 2r, तो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब समझ में आया, ये तो एवरेज वेलोसिटी, ये तो एवरेज वेलोसिटी, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसके ऊपर ऐसे मोड लगा दिया, तो वो होगा 2r अपॉन टाइम t, ये होगा ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्या यहाँ से यहाँ तक का मैं टाइम निकाल सकता हूँ, स्पीड गिवन में तो टाइम निकल सकता है क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस दिया नहीं है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना हमें अपॉन स्पीड। हमें लेंथ पता है, मान लो लेंथ है 100 मीटर और ये 10 से चल रहा है, तो कितने टाइम में पहुंचेगा, 10 सेकंड में, 10 सेकंड्स। तो ये लेंथ कितनी है, सर्कल में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, पाई आर यार है ना। सो पाई आर बाय स्पीड कितने से चल रहा है, 10 से, 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम आ गया पाई आर बाय 10, तो इसमें पुट कर दो, एवरेज स्पीड आएगी 2r अपॉन पाई आर बाय 10, r से r कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड, ये आंसर। This is average velocity. एक बार मुझे 20 अपॉन पाई करके बताओ का मैग्नीट्यूड, 20 अपॉन पाई करके बताओ कितना आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, मैं करूंगा ये सोल्व, कैलकुलेटर पे देख के बता दो कितना है सर 6.396, तो 6.4 लिख दूं, 6.3694, 6.4 लिख दिया मैंने अप्रोक्स, कितना लिख दिया, 6.4 अप्रोक्स। मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एवरेज वेलोसिटी है 6.4 मीटर पर सेकंड और एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इससे कम क्यों आ रहा है, सर्कुलर पार्ट में, छोटा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस तो है पाई आर मतलब 3.14 into r और डिस्प्लेसमेंट है 2r, तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ ना, हाँ सर, और टाइम तो दोनों को सेम ही लगा, तो उतने टाइम में उसने इतना डिस्टेंस चला और उतने टाइम में इतना सा डिस्प्लेसमेंट चला, इसलिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से हमेशा कम या इक्वल आ सकती है, मैक्सिमम इक्वल हो सकती है या फिर उससे कम ही होगी। समझ में आया क्या? यस सर। लिख लो, थैंक्स डन सर। राजू ये कंसेप्ट हम लिख लेते हैं, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये लिखवाया था ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिस्टेंस से लेस होता है या इक्वल हो सकता है जब पार्टिकल सीधे सीधे चल रहा है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल आएगी उस केस में, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा।
तो अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं, टाइम तो सेम ही होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं, दोनों तरफ मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये क्या बना, वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी बनी। एवरेज वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड से कम या उसके इक्वल हो सकता है। समझ में आया? एवरेज स्पीड मैंने मोड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होता है इसमें, ठीक है? तो ये लिख लेना। डन से डन। एक हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था। रेगुलर हेक्सागन है, सब साइड ए, एक पार्टिकल v की स्पीड से चलते हुए, कितनी स्पीड से? v की स्पीड से चलते हुए a b c d e f c तक आ गया। v की स्पीड से चलते हुए c, यहां से यहां तक का हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, याद है? यस सर। कितना आया था? √3a। हाँ, √3 टाइम्स ऑफ a आया था। इस बार निकालना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फ्रॉम, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे पूरा लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। फ्रॉम A to C। बताओ। देख लिया? सर 2√3b/a। देखते हैं, चलो देखो A से C तक आया, ये हम निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आएगा √3 टाइम्स ऑफ A, है ना? तो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? म्यूट कर दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? √3a
अपॉन टाइम, ये होगा। अब टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये v की स्पीड से चल रहा है, तो ये जो टाइम होता है ये मैंने बताया था आप निकालो डिस्टेंस की हेल्प से कि A से C तक वो कितने टाइम में पहुंचा, तो उसके लिए यहाँ इस जिस भी पाथ से गया उस पाथ की डिस्टेंस निकाल लो, लेंथ निकाल लो, अपॉन में स्पीड कर दो। तो कितनी डिस्टेंस चला बताओ A से C तक? 2a 2a 2a। और कितनी स्पीड से चला? v से। क्वेश्चन में क्या है ना, v की स्पीड से चल रहा है पार्टिकल, तो टाइम आ गया 2a/v। ये टाइम यहां पुट कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी √3a अपॉन 2a/v। a से a कैंसिल, तो ये आएगा √3/2 into v। अच्छा, समझ में आया? yes sir. Done sir. डन। No, sir, wait. एक मिनट सर, एक मिनट। हो गया सर। हो गया। अब लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना आ गया सबको, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड करो। अब लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीड में हमने लिखा था स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंटेनियस टाइम एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे इसमें लिखो स्पीड of the velocity of the particle at particular instant. Velocity of the particle at particular instant is called instantaneous speed. सर रिपीट करो ना। Velocity of the particle at particular instant. Velocity of the particle at particular instant is called instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ना? क्या लास्ट में आपने बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी होगा ठीक ना? बोला क्या? वेलोसिटी होगा। Velocity of the particle at instantaneous, so at particular instant is called instantaneous velocity. एक और डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने? Rate of change of distance. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या लिखा होगा? Rate of change of velocity. ये भी लिखो। Rate of change of displacement. Velocity is what? Displacement traveled per unit time. तो इसको इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
सो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे शो करते हैं, एस वेक्टर, ठीक है। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, this displacement is a function of time where instantaneous velocity क्या होगा, देखो अगर सिर्फ v लिखा है ये तो ये instantaneous velocity, अगर इसके आगे पीछे एवरेज लगा दिया तो ये एवरेज वेलोसिटी, पता है सबको। सो instantaneous velocity होगा ds by dt, ds by dt is rate of change, मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। So differentiation of displacement with respect to time, ds by dt is होगा instantaneous velocity at any time। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। लिखो। डन सर। डन। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बताया था चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। अब वो पार्टिकल अपनी पोजीशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, अगर जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है मींस उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर धीरे धीरे चेंज कर रहा है आगे वापस गए। सर नहीं आया ना, आगे आगे आए सर, कैमरा ऑन नहीं हुआ। हो गया। हेलो सर। हाँ हेलो, दिख रहा है? बहुत ब्लर आ रहा है सर। स्क्रीन Blur फ्रीज हो दिख गया रहा था है, आपका, ब्लर दिख रहा है बहुत, दिख रहा चलो है। एक काम करते हैं, ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है। आज इतना ही करते हैं, वैसे टाइम होने वाला है, नेट स्लो चल रहा है शायद। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। बाय सर, थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।